हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज दुनिया। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और टॉपिक कवर जिसका नाम है रेस्पिरेशन। पिछली वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस का डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक आई बटन पे अटैच कर रही हूँ, जरूर जाके देख लेना। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी डीलिंग विद रेस्पिरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बेटा, रेस्पिरेशन एक ऐसा टॉपिक है विच इज नॉट न्यू टू यू, राइट। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन रेस्पिरेशन, तो आप सब बोलोगे कि मैम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि रेस्पिरेशन की ये डेफिनेशन गलत है, तो यू विल बी शॉक्ड। यस यू विल बी, क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन बेटा, ये इनटेक और ये जो रिलीज, जो एक्सहेल वाली कहानी है ना, ये ब्रीदिंग की कहानी है। एक ब्रीथ में जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो, रिलीज करते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, रेस्पिरेशन होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही में रेस्पिरेशन में एनर्जी भी रिलीज होती है। और ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है, मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, हम उस खाने का, हमारा मेन मोटिव हमारा पेट भरना तो होता है, लेकिन जो सेल्स का जो खाने का मेन मोटिव होता है कि उनको उस खाने से एनर्जी मिले। जो खाना हमने खाया, वो खाना हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो गया, अब उस खाने से हमें एनर्जी बनानी है। तो वो एनर्जी कैसे बनती है? वो एनर्जी इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही बनती है। जो खाना हमने खाया, मतलब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया फाइनली, उस खाने का ब्रेकडाउन जब होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपको कैसे डिफाइन करना है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा ब्रेकडाउन ही होता है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, वो खाना है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। ठीक है, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है बेटा, लेकिन रेस्पिरेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। Process of respiration releases energy, therefore it is an exothermic process. जब रेस्पिरेशन में बेटा हीट रिलीज होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमेशा हीट रिलीज होती है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में बेटा दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन से आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, हम आगे पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इनहेलेशन मतलब जब आप ऑक्सीजन का इनटेक करते हो, वहां से आपका रेस्पिरेशन शुरू होता है। और एक्सहेलेशन मतलब जब आप रिलीज कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को, वहां पे आपका रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना यहीं के यहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क्स लॉक कर दिए जाए। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये 3 मार्कर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। इनहेलेशन, पहला पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इनहेलेशन होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एक्सहेलेशन होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव पैसिव प्रोसेस का क्या मतलब है? एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस को करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब इनहेलेशन को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी को एक केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है। पैसिव प्रोसेसेस वो होते हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब एक्सहेलेशन को कैरी ऑन करने के लिए हमारी बॉडी को कोई भी केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट बेटा, जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, एक बार लेके देखो,
जो आपकी जो ये चेस्ट कैविटी है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। यू कैन ऑल फील इट, आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो जो है ना बेटा, वो वापस से डिफ्लेट हो जाती है, अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है। फोर्थ पॉइंट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स फ्लैटेंड बाय मूविंग डाउन। डायफ्राम हम भी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर आप ये डायग्राम में देखो, अगर ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के नीचे एक मसल की लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं डायफ्राम। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और साथ ही साथ ऊपर उठ जाता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है। अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें, जब हम सांस छोड़ते हैं तो यही डायग्राम रिलैक्स कर जाता है और अपने नॉर्मल साइज में नीचे की तरफ आ जाता है। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मूव्स अपवर्ड्स, एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स करता है एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। फिफ्थ पॉइंट, रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। आप सभी को पता है कि जो हमारे जो लंग्स हैं वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं। जब आप इनहेलेशन करते हो, सांस को अंदर लेते हो, तो जो रिब केज है वो आपका ऊपर उठ जाता है और आउटवर्ड उठ जाता है ऐसे। एंड जब आप एक्सहेलेशन करते हो तो जो आपका जो रिब केज है वो बैकवर्ड चला जाता है और डाउनवर्ड, उसकी मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या 5 पॉइंट्स डिस्कस करे, इनहेलेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, एक्सहेलेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। जो इनहेलेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है, एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। इनहेलेशन में जो लंग, जो चेस्ट कैविटी है वो आपकी एक्सपैंड कर जाती है, लेकिन जो एक्सहेलेशन है उसमें जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज करती है और अपने नॉर्मल साइज से वापस आ जाती है। इनहेलेशन में अगर हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपवर्ड मूव करता है, वहीं एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स करता है और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। इनहेलेशन में जो रिब केज है वो इट मूव्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, वहीं आपका जो जो एक्सहेलेशन में जो रिब केज है इट रिलैक्सेस एंड मूव्स डाउनवर्ड। मैंने आपको ब्रीदिंग अलग से डिफाइन करके बताया था और रेस्पिरेशन अलग से डिफाइन करके बताया था। व्हाई? उसका कोई मीनिंग होगा ऑब्वियसली। ऑफ लेट ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जामिनर्स का जो फेवरेट क्वेश्चन एक टाइप का बन गया है, डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ये एक ऐसा आप डिफरेंस कह सकते हो, ऐसा क्वेश्चन कह सकते हो जो बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं और बहुत सारे बच्चे 1 या मैक्सिमम 2 पॉइंट ही लिख पाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे से 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिफरेंस एज वेल। तो हम फटाफट से देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट, जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, फुल स्टॉप। ब्रीदिंग एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर रिलीज करते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन है, aspiration is the process of intake of oxygen and release of carbon dioxide by breakdown of complex organic substances with releases energy। मतलब इन शॉर्ट की जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्रेकडाउन भी होता है और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। सेकेंड, जो ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्कर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आप किसी भी लेमैन से जाके पूछोगे कि भैया रेस्पिरेशन कहाँ होती है, वो आपको एक ही जवाब देगा कि भैया रेस्पिरेशन तो हमारे लंग्स में होती है। गलत। लंग्स में ब्रीदिंग होती है जो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। जो रेस्पिरेशन है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो रेस्पिरेशन करता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ब्रीदिंग होती है लंग्स में, रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड पॉइंट, ब्रीदिंग में देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। फोर्थ, नो एंजाइम्स आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में कोई भी एंजाइम्स यूज नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो है कि ब्रीदिंग जो होती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से होती है, जैसे कि आपका नोज हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो सेल ऑर्गेनल्स की मदद से होती है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
आगे अब हमें ये समझना है कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैरी की जाती है, मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पे जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। वहीं अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जहां पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये ध्यान रखना है, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आप सभी ने देखा हुआ है, आप सभी को पता है। ये डायग्राम है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। लेकिन ओवर द इयर्स जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वन थिंग विच आई हैव एनालाइज्ड इज कि बच्चे इस डायग्राम में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब इस डायग्राम में कंफ्यूज होने का बच्चों का रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि ये डायग्राम मुश्किल है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी आपको इससे इजी कोई चीज लगेगी ही नहीं अपनी एनसीईआरटी की बुक में। तो क्या रीजन है कि बच्चे इस डायग्राम में कंफ्यूज रहते हैं? उसका एक ही रीजन है कि बच्चे इस डायग्राम को फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक एक ही फ्लो में पढ़ लेते हैं कि हमें पूरा फ्लो चार्ट याद हो जाएगा, लेकिन पेपर में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इस डायग्राम को अगर आपको वाकई समझना है तो आपको इसको एक एक स्टेप में समझना पड़ेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन अलग से समझो, एनारोबिक अलग से समझो, और जो मसल सेल्स में क्या कहानी चलती है वो हम अलग से समझेंगे। तो इस डायग्राम से सबसे पहले हम उठा लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज। हर रेस्पिरेशन में बेटा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, ग्लूकोज ही टूटता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, करेक्ट। अब ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेक डाउन होता है, ये बन जाता है पायरूवेट और एनर्जी रिलीज करता है। ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेक डाउन होता है और ये बन जाता है पायरूवेट, साथ में देता है एनर्जी। पायरूवेट का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। पायरूवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। नोट कर लो, पायरूवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जितनी भी रेस्पिरेशन है एरोबिक एनारोबिक मसल सेल्स में, ग्लूकोज से टूट के हमेशा पायरूवेट ही बनता है, ये कॉमन स्टेप है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पायरूवेट, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो पायरूवेट है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूट के बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दोबारा देख लो, ये जो पायरूवेट है इसका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हुए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दोबारा से हम देखते हैं, ग्लूकोज से पायरूवेट जो बनता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट के C3H4O3 पायरूवेट प्लस एनर्जी बनाता है। पायरूवेट से आगे की कहानी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि जो पायरूवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब इस डायग्राम से हम उठा लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ऑन दिस प्लैनेट अर्थ काफी कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गया। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल है वो ईस्ट का दे रखा है, तो हम इसको ईस्ट में ही समझेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, इसी का ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में, हमें मिल जाएगा पायरूवेट C3H4O3, क्योंकि ये स्टेप सब रेस्पिरेशन के लिए कॉमन होता है। अब देखते हैं इस पायरूवेट से आगे की क्या कहानी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो पायरूवेट है ये ईस्ट सेल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा ताकि आपको मिले
इथेनॉल दैट इज C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, फिर पायरूवेट अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जैसे कि ईस्ट सेल में, तो पायरूवेट से आपका बनेगा इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये तो हो गई आपकी एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी। लेकिन जो रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में चलती है वो थोड़ी सी टेढ़ी कहानी है उसकी। देखो, मसल सेल्स में दोनों तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक भी होती है, साथ साथ में एनएरोबिक भी होती है। कैसे होती है? देखो, मसल सेल्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि क्या हमारे मसल सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पा रहा है या नहीं। अगर हमारे मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमारे मसल्स में होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपका वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आपको फाइनल प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। अगर हमारे मसल सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है, और ये किस केस में होता है? देखो, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपके जो मसल सेल्स हैं वो थक जाते हैं, ठीक है, और इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इमीडिएटली मसल सेल्स को नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से या एनर्जी की कमी की वजह से हमारे मसल सेल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं? नहीं, काम तो नहीं रुकता है ना, ऑक्सीजन हो या ना हो उनका काम नहीं रुकेगा। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स को नहीं मिल पाती है तो मसल सेल्स करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ताकि उन्हें वहां से एनर्जी मिल पाए। तो हमारे मसल सेल्स में दोनों रेस्पिरेशन चलती है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, हमारे पास ग्लूकोज ऑलरेडी है, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, जो बन जाएगा पायरूवेट। अगर मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवानी है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो जो हमारे पास पायरूवेट से जो टूट के जो प्रोडक्ट बनेगा वो है लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में, हर बोर्ड के पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब मसल सेल्स में होती है उससे टूट के आपको मिलता है लैक्टिक एसिड, दैट इज C3H6O3 प्लस एनर्जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिलेगा आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मसल सेल्स के अंदर। जब ये लैक्टिक एसिड आपके मसल सेल्स में इकट्ठा होना शुरू होता है, एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, तो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। जब आप एकदम से भागने लगते हो, रुक जाते हो, या चलते चलते भी आपको कभी कभी क्रैम्प्स फील होते हैं, वो क्रैम्प्स इसी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होते हैं। ये कहानी तो हो गई आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। लेकिन क्या मसल सेल्स को कभी भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जब मसल सेल्स को वापस से नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा तो वो फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जिसमें ये लैक्टिक एसिड टूट के बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दोबारा समझ लो, मसल सेल्स में दोनों रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होती है जब मसल सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, जिसमें वो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। अगर मसल सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ एनर्जी को लेने के लिए। जब मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड C3H6O3 मिलता है। ये लैक्टिक एसिड जब अक्यूमुलेट करना शुरू करता है मसल सेल्स में तो हमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू होते हैं। जब मसल सेल्स को वापस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा तो वो करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और इस लैक्टिक एसिड को वापस से तोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। आई होप दिस वॉज द सिंपलेस्ट वे। आप ये डायग्राम अब कभी नहीं भूलोगे। इस डायग्राम को जब याद करोगे तो ऐसे ही स्टेप्स में करना, पहले एरोबिक फिर एनएरोबिक, फिर हम याद करेंगे मसल सेल्स की कहानी, ठीक है। Energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in a cell.
अब यहाँ से जो मैं चीज समझाने वाली हूं ना, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी में उलझ के रह जाते हैं, एटीपी कैसे बनता है, एटीपी टूटता कैसे, एनर्जी कैसे बनती है। आप अगर 11th-12th में जाओगे तो आपको एक बड़ी सी साइकिल दिखेगी जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। आपको वो पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि एनर्जी आखिर एटीपी कैसे मिलता है, ठीक है। 10th क्लास में वो आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन नॉलेज दुनिया हैज ब्रॉट यू अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, जिससे आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको क्रेब्स साइकिल के बिना ही समझ में आ जाए कि आखिर ये एटीपी की पूरी कहानी है क्या। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी, ठीक है। इन शॉर्ट, जितनी भी एनर्जी रेस्पिरेशन से हम निकाल रहे हैं वो एटीपी बनेगी, तभी हमारी जो बाकी सेल्स हैं वो अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे। 32 molecules are synthesized per molecule of glucose is oxidized। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लूकोज से हमारी रेस्पिरेशन शुरू होती है। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, उसके फाइनल जो स्टेप में हमें 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं। इसको याद रखना। लेकिन ये एटीपी की क्या कहानी है, दो टर्म्स बताऊंगी, अपने दिमाग में बिठा लो। ADP, that is adenosine diphosphate, ATP, that is adenosine ट्राइफॉस्फेट। इन्हीं दोनों टर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी आपकी पूरी एटीपी की कहानी। एनर्जी बनाने से पहले हमारे पास होता है ADP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। एक है डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। एक है ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। अगर डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाना हो तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल दे दोगे, तो जो एडीपी है वो जाके कंबाइन कर लेता है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, तो आपको मिल जाता है एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो एटीपी है फिर आपकी बॉडी के सारे जो भी सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो बाकी प्रोसेसेस को कैरी कर पाए। मैंने क्या बताया? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके पास 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसको बनाना है एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेचारा ढूंढ रहा है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अगर इसको जाकर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाता है तो ये कंबाइन करता है विद 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो आपको देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। अब ये एक और नई कहानी आ गई है। ATP तो आपका बन गया, ठीक है, लेकिन ये जो ATP जब तक टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी कैसे जाएगी बाकी सेल्स के पास? ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ADP से आपने ATP तो बना लिया, ठीक है, जो आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जब तक ये एनर्जी टूट के सारे सेल्स तक नहीं जाएगी, कैसे चलेगी आपकी बॉडी? अब हमें देखना है कि ये ATP को जो टूटने का प्रोसेस क्या है जिससे एनर्जी मिलती है। दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट में चलेंगे कि 2 और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का क्या डिफरेंस है। अगर एटीपी से एडीपी बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकाल लोगे। ट्राई से डाई बनाना चाहते हो तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकाल लोगे। एटीपी एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टूट के बन जाता है एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में एनर्जी कहाँ और कैसे रिलीज हुई? ध्यान रखना, फॉस्फेट जो बॉन्ड है, फॉस्फेट बॉन्ड इज वेरी रिच इन एनर्जी। कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए जो एटीपी है वो फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़कर एडीपी बनाता है ताकि वो एनर्जी दे पाए बाकी सेल्स को। समझ में आया? आपने रेस्पिरेशन करी, आपको एटीपी बनाना है। एटीपी कैसे बनाओगे?
एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल दे दोगे तो आपका जाके बन जाएगा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी से एनर्जी निकालनी है तो इस एटीपी को तोड़ दोगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट का जो बॉन्ड है वो तोड़ के निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा एडीपी। एनर्जी ऐसे बनती है कि जो फॉस्फेट बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा रिच होता है एनर्जी में, जब ये टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे बढ़ने से पहले इस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के टॉपिक को खत्म करने से पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में। ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो ध्यान से समझना डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सेकेंड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है, लेकिन वहीं ऐसा कोई भी एक्सचेंज एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करेगी। जहां भी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन होती हुई दिखेगी हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही मिलेगी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ईस्ट में देखी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन तो आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। अगर आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में देखी है तो आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हैं, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसके प्रोडक्ट्स वेरी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। एंड फाइनली जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये आपके एनसीईआरटी बुक में जरूर दिया हुआ है लेकिन एक बहुत ही छोटे से पैराग्राफ के फॉर्म में और बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। आई हैव सीन, देखो बेटा, जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है ना ये एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस है क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साथ साथ चलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि मैम ये कैसे है, अभी समझ लो। यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक। देखो बेटा, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स गो हैंड इन हैंड, मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक साथ चलती है प्लांट्स में। वो कैसे? photosynthesis makes the glucose that cellular respiration uses to make ATP। आप सभी को पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली प्लांट के लिए खाना बनाती है और प्लांट का खाना ग्लूकोज होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्लूकोज बनाती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, वही ग्लूकोज टूट के तो एटीपी बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का जो बनता है वही ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होता है एटीपी बनाने के लिए। प्लांट्स आर ऑटोस्ट्रॉफ्स, दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये आप सभी को पता है। अब हम ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स क्या हैं। फोटोसिंथेसिस का इनपुट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, करेक्ट। यही तीन चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या होता है, क्या बनाती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है? फोटोसिंथेसिस के इनपुट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और आउटपुट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब देखो, जो ग्लूकोज इज द फूड फॉर द प्लांट बट इज नॉट इन येट यूजेबल एनर्जी। खाना तो बन जाता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन ग्लूकोज एनर्जी का यूजेबल फॉर्म नहीं है। आप डायरेक्टली ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी नहीं दे सकते हो सेल्स को। एनर्जी का यूजेबल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एटीपी है। तो कैसे ना कैसे करके प्लांट्स को एटीपी भी बनाना पड़ेगा। यहां चलती है आपकी रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के जो इनपुट प्रोडक्ट्स क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन तो आप इनहेल करोगे, ठीक है, प्लस ग्लूकोज को ही तो आप तोड़ोगे, और फाइनली जो आउटपुट क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, ठीक है। अब यही जो एटीपी है ये प्लांट्स यूज कर लेता है अपनी एनर्जी को बनाने के लिए। समझ में आया? जो फोटोसिंथेसिस का जो आउटपुट होता है ग्लूकोज, ठीक है,
वही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स का इनपुट। समझ में आ गया तो आप लोगों को? दोबारा से समझ लो। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में एक साथ चलती है। फोटोसिंथेसिस में हमें प्लांट्स को क्या देना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। और इन रिटर्न प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज, और जो प्लांट्स का खाना है, और ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज है वो खाना तो है प्लांट्स का, लेकिन वो प्लांट्स की एनर्जी नहीं है। एनर्जी सिर्फ एटीपी है। तो कैसे ना कैसे करके प्लांट्स को एटीपी बनानी पड़ेगी। यहां आती है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो ग्लूकोज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करते हैं वही ग्लूकोज रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होता है। और जब ये ब्रेकडाउन होता है प्लांट्स में तो फाइनली आपको आउटपुट क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो दोनों जो आपके जो प्रोसेसेस हैं, कार्बन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में एक साथ चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस दोनों का काम करता है। होते दोनों हैं, लेकिन दोनों होते साइमल्टेनियसली हैं, एक साथ। डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बहुत बार पूछा जाता है, और बच्चों को लगता है कि इन दोनों के, ये तो बिल्कुल ही नॉर्थ और साउथ टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड क्या आएगा पेपर में, लेकिन आता है। सिंस मैं आपको ये बता चुकी हूं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक साथ चलते हैं प्लांट्स में, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से समझना है। फर्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होती है जिनके पास क्लोरोफिल होता है, मतलब जो फोटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन एल्गे हो गया आपका, ग्रीन प्लांट्स हो गया, और कुछ बैक्टीरिया हो गया। सेकेंड, जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। थर्ड, जो रेस्पिरेशन में जो आपका इनपुट जाता है, जो रिएक्टेंट्स जाते हैं, वो होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में जो आपके रिएक्टेंट्स जाते हैं वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है। रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो आपकी एटीपी है। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन में है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है। रेस्पिरेशन में एटीपी का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी बनने के लिए, वहीं जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का बिल्डअप होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, कुछ बन रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक जो है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो हम ह्यूमंस हैं या जो भी ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, हम एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उन्हें वो ऑक्सीजन यूज करनी पड़ती है जो डिजॉल्व होती है पानी के अंदर। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial animals. देखो, जो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर हम डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें तो वो बहुत कम है। इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो, उनकी जो रेस्पिरेशन का रेट है, सांस लेने का रेट है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Fishes take in water through their mouth and force it past to the gills where dissolved oxygen is taken up by blood. आप सभी को पता है कि जो organ of respiration जो fishes में होता है वो gills होता है। Gills में ही exchange of gases होती है fishes में, लेकिन why only gills और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि गिल्स प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसीलिए गिल्स को हम मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं इन फिशेस।
सारी कहानी को साइड में रख देते हैं और इस चैप्टर का जो क्रक्स है, इस जो टॉपिक का जो क्रक्स है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, उस पे चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस से आ जाते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है उन्होंने, वही स्टोरी के फॉर्म में एक एक लाइन हर पार्ट के लिए डिस्क्राइब करी हुई है, जिससे कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से हो रही है, कौन से पार्ट में खत्म हो रही है, किस पार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ के पढ़ा था हर पार्ट में, वैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि हर पार्ट में क्या होता है। सबसे पहली जो रेस्पिरेशन शुरू होती है वो हमारी नोज में होती है। कहाँ होती है? नोज में। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, जो नोज के जो बाहर आपको जो प्रोट्रूडिंग 2 होल्स दिख रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में देखो, इसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। इसी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही तो सांस अंदर लेते हो, तो रेस्पिरेशन शुरू कहां से होती है? नोज या नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज बियर नॉस्ट्रिल्स, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द nostrils. Hair present in the nose prevents large particles from entering the respiratory system. अब अगर आप नोज को देखोगे तो आपकी नोज में कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं? ये हेयर प्रिवेंट करते हैं कि अगर ऑक्सीजन रिच एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल या कोई और जर्म अगर हमारी नोज के थ्रू बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हेयर उस जो हवा है उसको फिल्टर कर देते, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में नहीं जा पाए। The inner lining of the nostrils has a mucus which traps harmful particles. जो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, इस नॉस्ट्रिल्स की इनर लाइनिंग पे एक म्यूकस की कवरिंग है। ये म्यूकस भी यही करता है, कोई भी हार्मफुल पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है ताकि वो हमारी बॉडी में ना जा पाए। नेक्स्ट ये देखो डायग्राम में, जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो आपके ओपन होते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि फेरिंग्स का की क्या कहानी है। जब आप खाना खाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाना खाते टाइम अपनी सांस को रोक लेते हो। ईटिंग एंड ब्रीदिंग दे बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपने खाना खाया और जब आपने सांस ली, ये जो ट्रैकिया है ये कॉमन पैसेज है खाने के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है ये कॉमन पैसेज है, मतलब इसी पैसेज से आपका खाना भी जाएगा, इसी पैसेज से आपकी एयर भी जाएगी। ठीक है, ये चला 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 रुक गया। अब इसको लगा कि भैया फूड का अलग काम है, हवा का अलग काम है, तो क्यों ना इन दोनों को अलग कर दिया जाए। ट्रैकिया जाके डिवाइड हो जाता है 2 ट्यूब्स के अंदर। एक ट्यूब है आपकी विंड पाइप, जो कि है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो फेरिंग्स है ये हवा को विंड पाइप में भेज देता है, और दूसरी ट्यूब है आपकी फूड पाइप, जिसे आप ईसोफेगस भी बोलते हो। ये फेरिंग्स उस खाने को भेज देता है कहाँ पे? आपकी ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, अब ये डायग्राम ध्यान से देखो, इस ट्रैकिया पे बिफोर इट डिवाइड्स इनटू द 2 पाइप्स एक आपको फ्लैप टाइप मिलेगा। इस फ्लैप का नाम है एपिग्लॉटिस। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस पे से ध्यान से समझना। इस फ्लैप का नाम है एपिग्लॉटिस। जब ये फेरिंग्स डिवाइड कर रहा होता है, खाने को अपनी जगह भेजना, हवा को अपनी जगह भेजना, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ना, ये बंद हो जाता है, ताकि जो खाना है वो गलती से भी हमारी ट्रैकिया में, हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। तो क्या होता है, जब डिवाइड करता है फेरिंग्स, तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, सो दैट खाना गलती से भी हमारी जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, उसमें नहीं चला जाए। ठीक है, अब आपने देखा होगा कभी कभी जब आप खाना खाते हो तो आपको इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कफिंग होने लगती है। वो क्यों होती है? अगर ये फ्लैप, ये एपिग्लॉटिस ठीक से बंद नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है, तो कुछ जो आपका खाना है वो अगर विंड पाइप में चला जाता है तो आपको एकदम से कफिंग होने लग जाती है। तो ये थी कहानी फेरिंग्स की। जो थर्ड आपका जो पार्ट हमें समझना है वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स एज सच रेस्पिरेशन में तो कोई काम नहीं करता है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है जो आपकी वॉइस प्रोड्यूस करता है। ये देखो, ये जो फ्रंट पार्ट है ना, इसको आप लैरिंग्स बोलते हो। इसको आप फील कर सकते हो, जब आप कोई चीज स्वेलो करते हो, करके देखो तो यू कैन सी दिस लैरिंग्स मूविंग अप एंड डाउन। तो थर्ड है आपका लैरिंग्स। अभी डायग्राम में देखो, ये जो फेरिंग्स है ये चला जाता है, इट लीड्स टू ट्रैकिया, जो मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइड कर जाता है विंड पाइप में
ट्रैकिया में। अब हम समझते हैं ट्रैकिया की कहानी। जो ट्रैकिया है उसको हम कॉमनली विंड पाइप भी बोलते हैं। एयर पासेस फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। Incomplete rings of cartilage keeps the trachea open to allow easy passage of air into the lungs. जो ट्रैकिया होता है इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। लुक इन द डायग्राम, इसको हम सी रिंग्स भी बोलते हैं। ये जो रिंग्स हैं इनका क्या काम है, ये ट्रैकिया के जो पाथ है पैसेज को खुला रखती हैं ताकि एयर कहीं भी ब्लॉक ना हो और डायरेक्टली अपने अपने पाथ्स में चलती चली जाए। ये डायग्राम में देखो, इसको हम सी रिंग्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया डजंट कोलैप्स even when there is no air in it because it has supported rings of bones called cartilage. कभी कभी अगर आप चलो ये मान लो कि फॉर अ मिनी सेकेंड या फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर आपके ट्रैकिया में हवा नहीं है तो क्या होता है, डू यू डाई, मर जाते हो? नहीं ना। या अगर आप सांस रोक कर देखो कुछ टाइम, ट्राई फॉर 10 seconds, डोंट ब्रीथ, डिड आई डाई? नहीं। इसका मतलब है अगर ट्रैकिया में कुछ टाइम के लिए हवा नहीं भी जाती है तो वो कोलैप्स नहीं करता है क्योंकि उसके पास होती हैं सॉफ्ट बोन्स जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ट्रैकिया रन्स डाउन एंड डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ये डायग्राम में देखो, ट्रैकिया क्या करता है, ये ट्रैक आपके पास 2 लंग्स होते हैं इसलिए ये ट्रैकिया लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। ये डायग्राम देखो, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई एंड योर राइट ब्रोंकाई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रोंकियोल्स की तरफ। ये जो एक ब्रोंकाई है, मतलब राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, ये डिवाइड कर जाएगा बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में। दिस आई हैव शोन यू इन द डायग्राम वेरी क्लियरली। पहले ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई बनाता है फॉर लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ईच लंग में जो आपका ब्रोंकस है वो डिवाइड कर जाता है बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में और ये फाइनली जो ब्रोंकियोल्स है आपको लेके जाते हैं एल्वियोलाई के पास। कहाँ पे? टू द एल्वियोलाई। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये जाके फाइनली डिवाइड करते हैं आपके एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में। देखते हैं अब, लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई बहुत सारे होते हैं ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाए। It is in the alveoli that is oxygen is taken into the body and carbon dioxide is eliminated. मतलब ये जितनी भी हमने जो राम कथा करी है ऑक्सीजन को लेने की, उसे ब्रेक डाउन करने की, ग्लूकोज को तोड़ने की, फिर एनर्जी रिलीज करने की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की, ये जो एक्सचेंज होता है ये आपका एल्वियोलाई में होता है। क्यों एल्वियोलाई में क्यों होता है, लंग्स में क्यों, आई मीन एल्वियोलाई में क्यों होता है, ट्रैकिया में क्यों नहीं हो सकता, ब्रोंकियाई में? क्योंकि एल्वियोलाई के पास होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ही तो फाइनली आपको ऑक्सीजन वापस टिश्यूज तक लेके जाएंगी और जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वियोलाई तक लेके आएंगी। इसीलिए एल्वियोलाई में होता है क्योंकि एल्वियोलाई के पास होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। अब एक टॉपिक है प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। इतना इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन प्रोसेस है, अगर इसको बार बार इसको जर्म्स चलेगा इसके अंदर या डस्ट चलेगा इसके अंदर तो वी वुड फॉल इल वेरी सून। इसीलिए इस रेस्पिरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ है। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। Entire inner lining of larynx, trachea, bronchi and bronchioles is formed of ciliated epithelium. सिलिएटेड एपिथीलियम हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में जब हम टिश्यूज कर रहे थे। एपिथीलियम टिश्यू जो पेवमेंट लाइक टिश्यू है, इसका एक क्लासिफिकेशन होती है जो है सिलिएटेड एपिथीलियम। सिलिएटेड मतलब जो आपको हेयर लाइक जो एक्सटेंशन दिख रहे थे एपिथीलियम से, सिलिया, ठीक है। तो सिलिएटेड एपिथीलियम सबसे ज्यादा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिखाई देता है। ये जो सिलिया है ना, ये क्या करती हैं, ये हेयर लाइक होती है बेसिकली, ये कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं जिससे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी म्यूकस है तो ये उसको बाहर कर देती हैं, ड्राइव आउट कर देती हैं। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू आपको सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही देखने को मिलता है। अब क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई हैं ये फाइनली टर्मिनेट कर जाती हैं आपके लंग्स के अंदर। तो समझ लेते हैं कि लंग्स में क्या होता है।
लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन्स, आपको पता है 2 लंग्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट लंग और एक होता है राइट लंग। प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, तो आप लिख के आएंगे लंग्स। transport oxygen from atmosphere into the blood and releases carbon dioxide from blood to the atmosphere। जो alveoli है उसके पास blood vessels होती हैं, alveoli finally terminate कर जाता है lungs में, तो lungs क्या करते हैं, ऑक्सीजन को blood में भेजते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो blood से प्योरीफाई होने के लिए आई है उसको वो exhalation के प्रोसेस से रिलीज कर देते हैं। दे आर एनक्लोज्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सारे लंग्स हैं ना, ये एक मेम्ब्रेन से, जो दोनों लंग्स हैं ये एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। Lungs contain a residual volume of air that ensure that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released। ये important line है। इतने बड़े प्रोसेस को ज्यादा टाइम तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या कुछ मिली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स तो चाहिए ही पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को होने में। तो लंग्स के पास हमेशा इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर तो प्रेजेंट होती ही है कि अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है इस प्रोसेस को तो बेटा लंग्स जो है ना वो कोलैप्स नहीं हो जाते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम आप 11th 12th में पढ़ोगे। बेसिक इंफॉर्मेशन रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में यही है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब आपने एक्सहेलेशन कर दिया, एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद भी जितनी भी वॉल्यूम लंग्स में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। डायफ्राम, जो पूरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, मतलब इनहेलेशन जहां से शुरू होती है वो शुरू ही डायफ्राम से होती है। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। देखो ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये आपके 2 लंग्स हैं, इन लंग्स के नीचे एक ऐसे आपको शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इस शीट ऑफ मसल्स को हम बोलते हैं डायफ्राम। इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन एंड आउट। मैंने आपको बताया कि जो डायफ्राम है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? When we breathe in, diaphragm contracts due to which chest cavity expands, which increases the volume inside the lungs and forces oxygen into the lungs and vice versa। देखो, जब आप ब्रीद करते हो, जब आप इनहेल करते हो तो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज कर जाती है साइज में, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो फोर्सफुली एंटर कर जाती है इनटू योर लंग्स, ठीक है। वहीं अगर आप एक्सहेलेशन देखो तो जब एक्सहेलेशन कराना हो तो जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो भी रिलैक्स करता है, वो कम हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो जाती है। इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्सेस, size of chest cavity decreases। What transports oxygen to the tissues? आपको पता है कि फाइनली जो ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो उसको ब्लड में ही जाना होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? क्या अपने आप ऑक्सीजन को पता है अच्छा मैं अंदर आ गई हूँ मुझे ब्लड में जाना है? नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना आरबीसी के अंदर या ब्लड के अंदर बेसिकली जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। करेक्ट, ध्यान से सुनना। Blood contains a respiratory pigment called hemoglobin which has high affinity for oxygen। अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बहुत बार पूछा गया है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली आपके जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन हैज अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई एफिनिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, therefore carbon dioxide is mostly transported in the dissolved form। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ऑक्सीजन से ज्यादा soluble होती है, इसी के लिए वो ब्लड में आपको मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में ही दिखेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो यू विल बी राइटिंग डाउन हीमोग्लोबिन। बिफोर आई वाइंड अप दिस टॉपिक,
इस टॉपिक में एनसीईआरटी में आपको एक छोटा सा बॉक्स में एक लंग कैंसर के बारे में कुछ दिया हुआ है, दैट इज वाई मैंने इसको नाम ही दिया है एनसीईआरटी स्पेशल है। कुछ समझ लो, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो स्मोकिंग है वो इट कॉजेज लंग कैंसर, करेक्ट। लेकिन क्यों? अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिलिया प्रेजेंट होती है, जो किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट को रुकने नहीं देती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो उसको बाहर फेंक देती है। तो कैसे लंग कैंसर होता है? देखो, जो स्मोक है ना, जब आप स्मोक करते हो ये डिस्ट्रॉय कर देती है सिलिया को। जो स्मोकिंग है वो डिस्ट्रॉय कर देती है सिलिया को। जब सिलिया ही नहीं है तो क्या काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना बहुत सारे जर्म्स, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स या फिर स्मोक, ये जाकर रुक जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है। तो इट इज बेटर एडवाइजेबल दैट यू शुड नेवर स्मोक, क्योंकि वाकई में ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक की बात नहीं है। वाकई में स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, बिकॉज वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सिलियां है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली हम प्रोन हो जाते हैं जर्म्स को, डस्ट को, केमिकल सब्सटेंसेस को, एंड विच causes lung cancer. With here we wind up the topic of respiration. अगली वीडियो में हम अगला लाइफ प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से कर देना। डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको और बहुत सारी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे।